हम्म, तो फिर हरे कृष्णा। कुछ लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो अभी से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। सो हरे कृष्णा, स्टार्ट द लेक्चर। सो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। हाँ, ठीक ठीक। तो फिर वो उसी समय जाता है, तब वो देखता है कि जिस स्पॉट पे उस लड़की ने उसे बुलाया है, तो उस स्पॉट पे वो लड़की क्या करती है, वो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वो क्या करती है कि कुछ रात में वो बहुत क्या पॉजिटिव्स बहुत, जिससे डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, इस प्रकार का कुछ दवाई ले लेती है। और फिर बहुत डायरिया हो जाता है, उसको वॉमिटिंग हो जाता है, और वो सबको वो एक पॉट्स में भर देती है कि दिखाने के लिए कि ये शरीर जिससे तुम इतना आकर्षित हो। ऐसा प्रभुपाद, ये बहुत फेमस स्टोरी है एक्चुअली, प्रभुपाद बताते हैं। इस स्टोरी को प्रभुपाद अगली ब्यूटी बताते हैं, स्टोरी को इसका नाम दिया है प्रभुपाद ने। तो फिर वो जाता है और देखता है कि ऐसे वो पॉट्स पड़े रहते हैं, उसमें उल्टी पस ये सब 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 जो शरीर के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो शरीर की जो गंदगियां हैं, वो सब भरे रहते हैं। और वो एकदम देखकर ऐसे कर देता है। और तभी वो देखते हैं कि एक बहुत अगली सी लड़की स्त्री खड़ी है, और बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग पर्जेटिव्स और सब ऐसे दवाइयां लेने से उसका जो शरीर की जो शाइन होती है, जो फेस पर शाइन होता है, वो चला जाता है और थोड़ी अगली सी दिखने लग जाती है। और शी ऑल्सो ड्रेस्ड हरसेल्फ एज वेरी अगली एंड एजेड एंड ऑल दैट, ओल्ड जैसे दिखना चाहती, ताकि उसको पता चले कि जिस शरीर से तुम इतना आकर्षित हो रहे हो, वो शरीर भविष्य में वो कैसा दिखने वाला है। तब वो जो लड़का होता है, वो देखता है ये सब क्या है, मुझे तो वो लड़की, वो सुंदर सी लड़की जो मैंने उसको गार्डन में देखा था, उससे मिलना चाहता हूँ। तब वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो एक लड़की, उसने मुझे यहाँ बुलाया था, क्या आप उसे जानते हो? तो फिर वो लड़की बोलती है कि वो तो मैं ही हूँ, जिसको आप मिलने के लिए इतने इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हो, इतने आतुर हो रहे हो, वो तो मैं ही हूँ। तब वो लड़का उसकी तरफ देखता है और रिकॉग्नाइज कर जाता है कि वो ही है, और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तब वो स्त्री बताती है कि जिस जिस फिजिकल अपीयरेंस से आप इतना ज्यादा आकर्षित हो रहे हो, वो अल्टीमेट रियलिटी में आपको दिखाना चाहती हूँ, और दिस इज द रियलिटी एंड वी ऑल नो दिस। हम एक लड़का की जिससे आकर्षित हो, दे शुड नो द रियलिटी कि आज हम विवाह के लिए बहुत जरूरी है कि हम रियलिटी समझे। एक स्त्री एक पुरुष के साथ आकर्षण का जो बेसिस है उसको समझे, कि ये आकर्षण, अगर हम फिजिकल आकर्षण से विवाह के संबंध से जुड़े हैं, हमारा पूरा बेसिस सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और पूरा बेसिस हमारा बॉडली ब्यूटी है, तो अवश्य ही भविष्य में विवाह में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉडली ब्यूटी विल कोलैप्स, बॉडली ब्यूटी विल ग्रेजुअली गो अवे। जो बॉडली अट्रैक्शन है, वो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अल्टीमेटली तो दैट विच रिमेन्स इज ड्यूटी ओनली, ये हमें समझना पड़ेगा। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है विवाह के बाद, जो एक स्त्री को जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, और जो एक पुरुष को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो पत्नी धर्म है, जो पति धर्म है, हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक्स, पत्नी धर्म पति धर्म डिटेल में, कि पत्नी का क्या धर्म है और पति का भी क्या धर्म है। पति के भी धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। तो वो ही रह जाने वाला है। अगर इस बेसिस को, इस ग्राउंड को रखकर हमने विवाह संबंध जोड़ा है, तो दैट विल कंटिन्यू एंड दैट विल लास्ट फॉर एवर, स्टिल लाइफ टाइम, दिस लाइफ टाइम। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आजकल मैक्सिमम जो विवाह है, वो उसका बेसिस है सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसका बेसिस है कि एक लड़का एक लड़की यंग अवस्था में, युवा अवस्था में एक दूसरे से आकर्षित होकर विवाह करते हैं, और जब कुछ समय बाद, जैसे मेरे गुरुदेव बताते हैं कि एंगेजमेंट रिंग के बारे में बताते हैं कि एंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है, जैसे एंगेजमेंट होते हैं तो रिंग पहनाते हैं ना, तो वो एंगेजमेंट रिंग शादी के बाद कुछ समय बाद रेसलिंग रिंग की तरह हो जाती है। रेसलिंग में भी रिंग होता है ना, तो मेरे गुरुदेव बताते हैं कि एंगेजमेंट रिंग टर्न्स इनटू अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग रिंग, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं। जैसे रेसलिंग मैच में आपने देखा होगा कि एक स्त्री एक पुरुष फाइट करते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब विवाह संबंध में जुड़ते हैं एक पुरुष के साथ, तो हमारा जो गोल है, वो फोकस है, वो ठीक है, जवानी अवस्था है, युवा अवस्था है, तो डेफिनेटली एक लड़का एक लड़की एक साथ जब शादी करेंगे, युवा होंगे, तो बॉडी ब्यूटी बॉडी अट्रैक्शन रहेगा, पर दैट शुड नॉट बी आवर फाउंडेशन, दैट शुड नॉट बी आवर गोल। हमारा जो बेसिस है, शादी का बेसिस है, ग्राउंड है जो विवाह का, दैट शुडंट बी सेंस ग्रेटिफिकेशन बॉडी ब्यूटी। अगर हमने अपने बेसिस इस प्रकार से रखा है, तो अल्टीमेटली इट विल एंड इन डाइवोर्स, एंड दैट इज गोइंग ऑन मैक्सिमम।
5 परिवार में आप देखो कि 3 परिवार में कुछ ना कुछ, हस्बैंड इज डाइवोर्स, वाइफ इज डाइवोर्स। इतना रैम्पेंट है। मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि हम जहाँ जगह जगह हम देख सकते हैं ये डाइवोर्स्ड है, वो डाइवोर्स्ड है, हाँ ये सेकंड मैरिज है, ये फर्स्ट मैरिज, ये दिस इज सेकंड, हाँ ये वाइफ का सेकंड मैरिज है, हस्बैंड का सेकंड, इट्स गोइंग, हम आप खुद देख सकते हैं। इट हैज बिकम सो कॉमन नाउअडेज। इसीलिए दिस टॉपिक्स नीड टू बी डिस्कस्ड। यही मैं बताना चाहती हूँ, इसीलिए विवाह संबंधित टॉपिक को डिस्कस करना आजकल बहुत जरूरी हो गया इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी। कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन सोसाइटी में भी विवाह संबंधित टॉपिक को डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया है कि विवाह के संबंध में जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसे क्लियर होना चाहिए कि ये एक संस्कार है, एक शुद्धि का संस्कार है जिससे शुद्धिकरण होती है। हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की विवाह संस्कार में संबंध जोड़ते हैं ताकि वो अल्टीमेटली भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा कर सके और अल्टीमेटली इस संसार से विरक्त हो सके, ना कि पूरा जीवन भोग विलास में लगे रहें। तो हमें समझना पड़ेगा कि विवाह का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। अल्टीमेट उद्देश्य ये नहीं है कि बस तुम मेरी, जैसे हस्बैंड सोचे कि वाइफ मेरी डिजायर्स को पूरी करती रहे, वाइफ सोचे कि बस आप कमाओ और खूब पैसा लाके दो और मैं खूब ज्वेलरी, साड़ियां और बहुत बड़े बड़े महलों और गाड़ियों में, बस यू सेटिस्फाई मी आई सेटिस्फाई यू, यू सेटिस्फाई मी आई सेटिस्फाई यू। इफ दैट इज द थिंग देन इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन ओनली। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले के जमाने में, जब पहले के जमाने की स्त्रियां देखेंगे, they were not very frustrated in married life and we don't, and I don't, मैं समझती हूँ कि हम देखते थे कि इतना ज्यादा डाइवर्स रेट हाई नहीं था। ऐसा नहीं था कि जगह जगह डाइवर्स, जैसे हम अपने मम्मियों का एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारी मम्मियों ने पूरा जीवन नहीं रहे कितनी विकट परिस्थिति में। इवन जब मेरी शादी हुई और मुझे शादी के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना, अपने लॉस के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो मैं अपनी मम्मी से उसका गाइडेंस लेती थी, अपनी माँ से गाइडेंस लेती कि माँ आप कैसे करते थे, आप अपने इतने बड़े, पहले तो न्यूक्लियर फैमिलीज भी नहीं होते, बड़े बड़े परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिलीज, लेडीज पूरा दिन प्रसाद बनाने में लगी रहती, पूरा दिन घर के काम में लगी रहती, जितने भी घर के काम होते थे दैट विल नेवर बी डन। जैसे शास्त्र बताते कि विमेन्स वर्क इज नेवर डन, कभी भी एक स्त्री का कार्य खत्म नहीं होता, सुबह से शाम, रात, ये तो अच्छा है कि रात है इसलिए हम आराम मिल जाता, सो जाता, फिर सुबह उठकर वापस। बट दे वर वेरी सेटिस्फाइड। पहले की लेडीज हम देखते थे वेरी सेटिस्फाइड। व्हाई दे वर सेटिस्फाइड? बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ड्यूटी इज देयर मेन प्रायोरिटी, कि ये मेरी ड्यूटी है। भले ऐसा नहीं था कि पहले हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते थे, हस्बैंड वाइफ, ये दिस इज कलयुग। कलयुग में तो दो व्यक्ति अगर जुड़ेंगे तो ऑफकोर्स झगड़ा नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि दो बर्तन अगर साथ में रख दे तो थोड़ी आवाज तो होती ही है, हाँ कम कहीं ज्यादा, बट दे नेवर इंडियन डाइवर्स। क्यों? क्योंकि अगर एक स्त्री अपने हस्बैंड से फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी तो भी जब हस्बैंड आता था तो वो अपनी ड्यूटी समझकर प्रसाद बनाती थी, खाना बनाती थी और अपने हस्बैंड को सर्व करती थी, भले उसको गुस्सा आ रहा था या फ्रस्ट्रेशन कुछ भी आ रहा था, बट शी नेवर लीव्स द ड्यूटी। और इवन हस्बैंड भी अगर वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था किसी कारण से, अगर उसको शादी के बाद कुछ ऐसा है कि वाइफ ठीक नहीं मिली, उसके लेवल का नहीं मिली, दिस इज कॉमन इन ऑल द हाउस होल्ड लाइफ। किसी भी शादी के बाद आप 10 साल बाद पूछेंगे कि डिड यू गेट योर वाइफ अप टू द मार्क, तो आंसर विल बी नो ओनली, मैक्सिमम केसेस। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज अ ट्रूथ फॉर एवरीबडी, पर मैक्सिमम केसेस में आप यही सुनेंगे कि अगर हस्बैंड को पूछेंगे कि क्या आपको जैसी वाइफ चाहिए थी वैसी मिली, तो शी विल सेड नो, एंड वाइफ को पूछेंगे नो, इट ही इज नॉट अप टू माय मार्क। 10 साल बाद, 10 या 15 साल बाद पूछेंगे तब, नॉट फॉर एवरीबडी, इन जनरल बता रही हूँ। सो व्हाई इज इट सो? दिस इज कॉमन बिफोर ऑल्सो। ये हमें समझना है कि ऐसा नहीं था कि पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी, पहले भी ऐसी समस्याएं थी और अभी भी ऐसी समस्याएं हैं, पर अभी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग सेंस इंद्र तृप्ति को केंद्रित बना चुके हैं, स्त्रियां अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं। इसका हम रीजन अभी समझने का प्रयास करेंगे अपने इस टॉपिक में। दिस टॉपिक विल मे बी कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन आल्सो, दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। ये 3 या 4 सेशन में हम इस टॉपिक को प्रयास करेंगे कवर करने का। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। इस विवाह में हमें जानना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स को लेकर हमें विवाह संबंधित इसमें जुड़ना है। सो तो हमने देखा कि
पहले के जो विवाह थे और अभी के विवाह में क्या अंतर है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे। कि जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरीबडी वाज ड्यूटी बेस्ड, मतलब हम सब लोग, पहले के जितने भी लोग थे वो सब ड्यूटी सेंटर्ड थे। वो लोग अपने ड्यूटीज को निभाते थे, इवन इफ दे आर फ्रस्ट्रेटेड दे फॉलो द धर्म। पहले जो विवाह होते थे वो धर्म को पालन करने के लिए होते थे, क्योंकि विवाह का मेन उद्देश्य है, द ओनली उद्देश्य ऑफ विवाह इज टू फॉलो धर्म। हस्बैंड फॉलोज हिज धर्म, वाइफ फॉलोज हिज धर्म। दैट इज द मेन फोकस ऑफ मैरिज। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज। मैरिज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ को, अगर लड़का लड़की को साथ में रहकर भोग विलास करना है, सो देयर इज ऑल लिबर्टी गिवन बाय द गवर्नमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, there's no need of doing marriage. Marriage is only meant to perform dharma for the wife and for the husband. Husband should perform his dharma, wife should perform his dharma. So ultimately, by performing the dharma, they will get attraction. They will do their prescribed duties, और अपने अपने नियत कर्मों का पालन करेंगे, और साथ साथ भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का अपने अपने ड्यूटीज का पालन करके भगवत धाम जाएंगे। सो दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ मैरिज। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वाज नो इंटरमिक्सिंग और इंटरचेंजिंग ऑफ द रूल्स। जैसे आजकल हम देखते हैं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूंगी कि जैसे हम आज देखते हैं कि जो स्त्री है वो पुरुष के कार्य कर रही है, और जैसे कई घरों में क्योंकि स्त्री वर्किंग है तो उसको टाइम नहीं मिल रहा खाना बनाने का, तो पुरुष जल्दी आ गए ऑफिस से तो पुरुष खाना बना रहे हैं, और स्त्री देर से घर से ऑफिस आ। सो इट हैज बिकम लाइक देयर इज नो रोल्स। जैसे पहले मेन और वुमेन का रोल्स क्लियर होता था, देयर आर क्लियर रूल्स ऑफ मेन एंड वुमेन, कि लड़कियां, जो वाइफ है वो ये कार्य करेगी, शी विल रेज द चिल्ड्रन, शी विल टेक केयर ऑफ द हाउस, शी विल क्लीन द हाउस, कीप द हाउस नीट एंड क्लीन, टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड मेंबर्स। सारे हाउस होल्ड मेंबर्स का वो ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी, और भी इतने सारे काम। जैसे 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 शास्त्र बताते हैं कि एक हाउसवाइफ इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बिग मैनेजर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का जैसे मैनेजर होता है, उसी तरह से एक हाउसवाइफ एक एक्चुअली मैनेजर ऑफ द कंपनी की तरह ही एक्ट करती है। जैसे एक कंपनी का मैनेजर को कितना मैनेज करना पड़ता है, स्टाफ आते हैं, फिर कंपनी में क्या चीज चल रहा है, कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, फिर बॉस उससे पूछता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसको देखना है कि कंपनी के सारे कंपनी प्रॉफिट में चले, सब चीज कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कंपनी में। सिमिलरली आप अगर एक हाउसवाइफ का लाइफ देखोगे, she exactly acts like a manager of the company. She has also a very important role to play in the house. अगर वो हाउस छोड़ के जाएगी, पूरा टॉपसी टर्वी हो जाता है हाउस, पूरा घर टॉपसी टर्वी का उलट पुलट हो जाता है। और if she remains in the house, पूरा हाउस को देखना, सर्वेंट आ रही है उसको काम करवाना, इवन I being a housewife, सुबह से शाम उस घर में इतने काम होते हैं, इतनी सारी चीजें देखने को होती है। सर्वेंट आती है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, टाइम टू टाइम बच्चों को देखना है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों को समय से पूरा प्रसाद मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको उनका हेल्थ स्वास्थ्य सही रखना, अपने हस्बैंड का देखना, क्योंकि हर घर में इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर कि हर घर में अलग अलग कंडीशंस होती है, हस्बैंड का जैसा हेल्थ होता है, बच्चों के कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उस तरह से वाइफ को उस हिसाब से उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो isn't it require lot of time and lot of intelligence, lot of labor is required, lot of work is required, lot of attention is required, lot of concentration is required। इतना सारा कंसंट्रेशन चाहिए। आप ऑफिस में जैसे मैनेजर काम करता है, उसी तरह से वाइफ आल्सो एक्ट्स एज अ मैनेजर इन द हाउस। इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, तो इट इज नॉट अ वेरी साधारण रोल, कोई मामूली रोल नहीं है। एक वाइफ का एक मामूली रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ साल पहले, स्त्री नौकरानी या महारानी। जैसे आजकल एक नोशन है कि अगर कोई हमें पूछता है कि हाउ मच यू हैव स्टडीड, तो हम लोग सब अपना मटेरियल एजुकेशन बताते हैं, और फिर पूछता है कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो हम बोलते हैं हाउसवाइफ। तो बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को कि इतना पढ़ लिख कर हाउसवाइफ, हाउसवाइफ में क्या रखा है, ये तो कोई भी कर लेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउसवाइफ इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। यू विल बिकम
शास्त्र में बताया कि शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस, और बाहर जाने से क्या होगा? और बाहर जाने से, इट्स इन माय बुक एक्चुअली, इट्स इन माय बुक एंड इट वाज पब्लिश्ड आल्सो। कुछ लोग पूछ रहे कि वो आर्टिकल कहाँ मिलेगा। एक्चुअली वो भगवत दर्शन में छपा था, गुजराती भगवत दर्शन में। मैंने उसे हिंदी में लिखा था, पर गुजराती बैक टू गॉडेड मैगजीन वालों ने उसे छापा था। आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप। और मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसमें भी मैंने वो आर्टिकल छपवाया था। यू शुड रीड इट, लड़कियां स्पेशली रीड दैट, स्त्री महारानी या नौकरानी। बहुत अच्छा है, प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा है, हम दूसरे को भी बता सकते हैं। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग की इंटरमिक्सिंग ऑफ द रोल्स आर वेरी क्लियर। वन शुडन, जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, उसे बचपन से ऐसे अगर विचार से बड़ा किया है कि अरे घर के काम ये तो निम्न है, ये तो सर्वेंट भी आके कर लेगी, तू तो बाहर ध्यान दे, बाहर तुझे जॉब करना है, तुझे कंपनी में बैठना है। But didn't we realize one thing? I want to ask one question. कि if she is in the house, she is the servant of only her husband, isn't it? अगर वो घर में रहती है और घर के कार्य करती है, तो हस्बैंड उसे डिक्टेट करेगा, ओनली हस्बैंड विल डिक्टेट। हाँ, थोड़ा बहुत इन-लॉज बोलेंगे या नॉट मच, आजकल तो इन-लॉज बोलना ही बंद कर दिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इन-लॉज रहते ही नहीं घर में, बहू आती है उससे इन-लॉज बाहर चले जाते हैं, क्योंकि नोबडी टॉलरेट्स, इतना टॉलरेंस ही नहीं है उनके पास कि वो इन-लॉज को टॉलरेट कर सके। सिर्फ हस्बैंड को टॉलरेट करके रहे, वही दैट इज द बिग अचीवमेंट अ लेडी कैन हैव। So if she is in the house, she has to follow the dictates of the husband. As soon as he goes out of the house, अपना household duties छोड़कर वो बाहर जाती है, बाहर जब वो निकलती है, ऑफिस में बैठती है, how many men she has to, how many men is going to dictate her? ये जवाब मुझे बताइए, कितने सारे पुरुष उसे डिक्टेट करेंगे और कितने सारे पुरुष को के आदेशों का उसको पालन करना है? अनेक, बहुत सारे पुरुष। और कई पुरुष तो आजकल तो स्पेशली कई कई रिक्रूटमेंट्स, कई कई जो ऑफिस रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इसमें कई कई पोस्ट होता है, उसमें स्पेशली लड़कियों को रखा जाता है, ताकि बाहर के पुरुष आए, उससे आकर्षित हो। इवन हम एड्स में भी देखते हैं कि कई कई टूथपेस्ट की एड है या कुछ कुछ ऐसे ऐसे एड्स है जिसमें स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने एक बार हेडफोन मंगाया था। हमने हमने ठीक है, मैं हिंदी पूरा बोलने का प्रयास करूंगी। हमने एक बार अपना हेडफोन मंगाया था, मेरे बच्चों के लिए हेडफोन। तो जब हमने हेडफोन मंगाया, तो जब हमने हेडफोन खोला, बहुत महंगा आईफोन का हेड था, कौन सी कंपनी का हेडफोन था? हाँ, पेट्रॉन, पेट्रॉन कंपनी का। तो जब पेट्रॉन का हेडफोन मैंने मंगाया, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर एक स्त्री की फोटो थी, और शी वाज नॉट, वो स्त्री की फोटो थी और बहुत अच्छे से ड्रेसअप नहीं थी, एकदम लस्टी टाइप का स्त्री फोटो था उस पैटर्न उसके ऊपर। फिर मुझे बार बार, वो बच्चे बार बार उसमें से निकालते थे उसको, हेडफोन को, बड़ा हेडफोन था, मैं बार बार उस स्त्री का फोटो देखकर ये सोचती थी कि इसका ऐसा फोटो देने की इसमें क्या जरूरत थी, हेडफोन से उस स्त्री का फोटो से क्या रिलेशनशिप है? बिकॉज टू अट्रैक्ट, स्त्रियों को ऐसे ऐसे जगह डाला जा रहा है टू अट्रैक्ट मेन, पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जब स्त्रियां घर में रहती थी एज अ हाउस वाइफ, तो वो ज्यादा सम्मानित थी, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता था वहां पे, क्योंकि एक ही पुरुष था, हस्बैंड था, उसी का डिक्टेशन उसको फॉलो करना था और वो सम्मानित थी। जैसे ही वो बाहर निकली, सब सम्मान चला गया, सब रेस्पेक्ट चला गया। क्यों? क्योंकि 5 पुरुष उसको अभी डिक्टेट करेंगे, और 5 पुरुषों के अंडर उसको रहना है। और 5 पुरुष, उसमें से कुछ पुरुष उसको कैसी नजर से देखेंगे, कुछ पुरुष उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। हर आदमी एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा अलग अलग तरह से। व्हाट शी विल डू, क्या करेगी वो? शी हैज टू, क्योंकि उसने बहुत डिग्री ली है, बहुत बड़े बड़े पढ़ाई की है, तो लोग बोलेंगे हाउसवाइफ, हाउसवाइफ तो कुछ कोई भी कर बन सकता है, there's nothing big about it, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाउसवाइफ बनना। तो नहीं, ये जो मिसनोमर है कि हाउसवाइफ इज एक बहुत ही सिंपल टास्क है, ये बहुत गलत है। ये जो आज की लड़कियों को ऐसा जो भावना डाली जा रही है कि सिर्फ हाउसवाइफ बनना एक बहुत नॉर्मल सी, साधारण सी बात है, बाहर जॉब करना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो धारणा है, ये एकदम गलत है, शास्त्रों के अनुसार एकदम गलत है। घर को संभालना बहुत बड़ी बात है। एक घर में अपने बच्चों को इमोशनली सेटिस्फाई करना, अपने हस्बैंड को इमोशनली सेटिस्फाई करके खुश रखना, अपने इन-लॉज को सर्व करना, सेवा करना, और उसके विपरीत भी कभी
स्वार्थी होके हस्बैंड को स्वार्थ दृष्टि से नहीं देखना कि मैंने अब आपकी सेवा की, बस अभी आप मुझे ये लाके दो, मैं आपको ये करूं, आप मुझे वो, आप मुझे सेटिस्फाई करो, आप मुझे सेटिस्फाई करो, मेरे इंद्रियों को सेटिस्फाई करो। हाँ, स्त्री स्वभाव होता है कि वो कुछ साड़ियां या ज्वेलरीज या इस प्रकार का डिमांड करती है, पर उसके लिए भी हमें देखना है कि मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो सही में उससे, और डिमांड्स ऐसी नहीं होना चाहिए कि जिससे मेरा हस्बैंड परेशान हो जाए, डिमांड पूरी करते करते परेशान हो जाए, ऐसा नहीं, इस प्रकार का डिमांड सही नहीं है। ऐसा व्यवहार, इसीलिए शास्त्र में लिखा है टू बी इक्वली डिस्पोज। हम 7th कैंटो में, मैं शेयर करूंगी आपके साथ, चेस्ट वाइफ का डेफिनेशन बताया गया। उसमें उसमें चेस्ट वाइफ का डेफिनेशन में ये टू बी इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स द हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। हस्बैंड के साथ इक्वली डिस्पोज मतलब फेवरेबली डिस्पोज्ड। ऐसा नहीं कि आए दिन डिमांड करना और हस्बैंड परेशान हो जाए, रात दिन नाइट ड्यूटी करना पड़े अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ के डिजायर्स को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट अ गुड वाइफ। एक गुड वाइफ बनना ही अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आजकल के जमाने में, आजकल के ट्रेंड में, आजकल के वातावरण में एक गुड वाइफ बनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बहुत बड़ी बड़ी जो डिग्रीज और बहुत बड़े बड़े जो भौतिक शिक्षण है, ये हमें बहुत प्रकार से रोक रहा है, हमारे ईगो को बहुत हाई कर रहा है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ डिफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मैरिज लाइफ प्रॉब्लम में फंसती है और इट एंड्स इन डाइवोर्स। और एक बहुत जब डाइवोर्स की बात आई तो मैं बताना चाहूंगी कि डाइवोर्स का रेट को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कुछ साल पहले, मे बी 1930 शायद डाइवोर्स लॉ के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1930s में डाइवोर्स लॉ आया था। उसके पहले नथिंग लाइक डाइवोर्स लॉज, कोर्ट डजंट सैंक्शन डाइवोर्स। हस्बैंड वाइफ झगड़ते थे, ठीक है, नोबडी टुक इट एज, हस्बैंड वाइफ झगड़ते थे, पर कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था कि हाँ बस अभी हस्बैंड वाइफ झगड़े हैं, अभी वाइफ, हाँ मे बी वाइफ कभी कभी घर भी चली जाती थी, अपने मम्मी के घर चली जाती, पर इसका मतलब लोग ऐसा नहीं लेते थे कि हाँ बस अभी ये सेपरेट हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं, अभी वाइफ दूसरी शादी करेगी, हस्बैंड दूसरी शादी करेगा, दे विल एंड इन डाइवोर्स, और डाइवोर्स में एंड हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा कब बढ़ा, जब कोर्ट ने, लॉ ने, गवर्नमेंट ने इसको लीगल सैंक्शन कर दिया, डाइवोर्स लॉज बना दिए प्रॉपर, कि जब उन्होंने सामने से, दैट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक एक्चुअली, कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि लीगली सैंक्शन कर दिया उस चीज को, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आजकल बहुत लीगल लॉस की वजह से छोटे छोटे झगड़े में भी स्त्रियों या पुरुष अहंकारवश डाइवोर्स लॉज का फायदा उठाकर अलग हो जाते। छोटे छोटे, अगर जाके देखेंगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं इशू होगा, छोटा सा इशू, बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं होते, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो है तो काफी सालों से, दिस नॉट ये तो इग्नोर, शास्त्र तो बताते हैं कि जैसे दो भेड़ झगड़ते हैं, चाणक्य नीति में बात आती है, चाणक्य पंडित बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे दो भेड़ झगड़ कर शांत हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, उसी तरह से हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं, पर आजकल इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। सो आई विल नॉट स्टिक टू डाइवर्स टॉपिक, मैं डाइवर्स टॉपिक को ज्यादा वो नहीं करूंगी कि बहुत सारा उसके बारे में बोला, मैं मैरिज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में और कुछ बताने का प्रयास करूंगी। तो हाँ, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैरिज से रिलेटेड, कि पहले मैरिज डजंट टेक प्लेस एड हॉक, मतलब मैरिज पहले अचानक से ऐसा नहीं हो जाता था। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि आपका विवाह कैसे हुआ था, जैसे मैं अपनी माता का पूछती थी कि आपका विवाह कैसे हुआ था माँ, तो मेरी माता बताती थी कि गांव में रहते थे, और मेरे जो पिता थे वो पहले से शहर में रहते थे, उन्होंने शहर में पढ़ाई की, और मतलब एक सिंपल उदाहरण कि कितने साल पहले, कम से कम 50 इयर्स पहले विवाह कैसे होते थे। और अब का देखिए आप ट्रेंड, ट्रेंड को मैं बताने के लिए अपने मम्मी का एग्जांपल दूंगी क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है, कि मेरी माता बताती थी कि जब मैं मुझसे पूछी कि आपका विवाह कैसे हुआ था, तो वो बताते कि मेरी माता गांव से है, और जब उनका एज हुआ 16 ईयर्स, शी वाज 16, 16 साल की थी, तब उनके पिता देखे कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है अभी, और मेरे जो मेरे पिता हैं वो दूसरे गांव में रहते थे, एक दूसरे पास में ही दूसरा गांव था, तो वहां मेरे मम्मी के पिता उस गांव में गए, और मेरी मम्मी तो कभी उस गांव में नहीं गई और वो अपने घर में थी, और उस घर में गए और लड़के के बारे में पूछा, इंक्वायरी की, और बताया कि मेरी लड़की है और हम चाहते हैं कि विवाह हो, और फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मैच कराया, ज्योतिष से बुला के, पहले तो गांव में ज्योतिष बहुत कॉमन था, लोग जन्माक्षर ऐसे ही पढ़ के बता देते कि मैच होगा कि नहीं,
तो ऐसे हो गया और फिर शादी फिक्स हो गई, मैरिज फिक्स हो गया। पिता, मेरे जो पिता थे वो तो शहर में रहते थे और मेरी जो माता थी वो गांव में अपने घर में वहां रहती थी, और दोनों का विवाह फिक्स हो गया कि इस समय दोनों बड़े लोग बैठे और इस समय विवाह है, वो पूरी तरह से नक्की कर दिया गया। नो आस्किंग ऑफ द गर्ल्स, माता को, मेरी माता को जाके नहीं पूछा, ना पिता को पूछा कि तुम रेडी हो क्या इस लड़की के लिए। और फोटो, पहले तो ऐसा सिस्टम ही नहीं था फोटो की, फोटोग्राफी तो बस नथिंग लाइक फोटोग्राफी कि फोटो खींच के लड़की का भेज रहे हैं या मेरे मम्मी को लड़के का फोटो दिखा रहे हैं, नहीं, लड़की वो सेटिस्फाइड। मेरी माता को कोई, मैं कई बार उनसे पूछती भी थी कि आपको डर नहीं था कि किसके साथ विवाह हो रहा है, मैं किसके साथ शादी करूं। मेरी माता को बताती थी कि नहीं, इट वॉज नॉर्मल कि बड़े लोग जाते थे दूसरों के घर में और शादी विवाह पक्का कर देते थे और पूरा जीवन फिर साथ रहते थे। इतना साथ शास्त्र, मतलब शास्त्रों की बातें पढ़ते हैं तो इतना आश्चर्य लगता है कि इतना लोग, इतना हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग साथ था कि सती वाज देयर, सती प्रथा थी कि वाइफ वाज सो अटैच्ड टू द हस्बैंड, वाइफ इतना हस्बैंड से अटैच रहती थी कि वो हस्बैंड की मृत्यु के बाद जीने का सोचती ही नहीं थी। शी गोज फॉर सती, शी जस्ट बर्न्स हरसेल्फ, वो अपने उसी जिस अग्नि में हस्बैंड जलता था उस अग्नि में अपने को जला के खत्म कर देती थी, क्योंकि उसके लिए ऐसा था कि जब तक मेरा हस्बैंड जीवित है तब तक ही इस संसार में मेरे लिए स्थान है, इस संसार में मेरे लिए मैं जी सकूंगी। इस संसार में मेरा हस्बैंड चला गया, अब मेरे लिए संसार में जीने लायक कुछ नहीं है, देखने लायक कुछ नहीं है, कोई भोग पदार्थ मेरे लिए नहीं है। तो इट्स बेटर कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वो प्रथा सती हो जाती थी और फिर उच्च लोकों में जाती थी और फिर उससे आगे प्रोग्रेस, आगे हायर स्पीसीज में जाने का मौका मिलता था और भगवान भक्ति करने का अवसर मिलता था। तो इस तरह से सोचिए, जिस भारत देश में हम रहते हैं उस भारत में सती प्रथा थी, और ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती मार मार के स्त्रियों को हस्बैंड के पैर में बैठाया जाता था, ऐसा नहीं, वॉलंटरली वो अपने हस्बैंड के साथ जलना पसंद करती थी। उस भारत देश में आज अगर हम स्थिति देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि वही भारत देश में जहां स्त्रियां हस्बैंड के साथ जल के मर जाने का सोचती थी, वही स्त्रियां आज कोर्ट में जाकर हस्बैंड से सेपरेशन और डाइवोर्स लेने के लिए लाइन में खड़ी है। सच अ बिग जंप, विचारों में कितना बड़ा जंप आ गया, सोचिए। इट्स अ मैटर टू थिंक अबाउट। आज हम अपनी माता पिता से बात करते हैं, अपनी माता से बात करते हैं, जब मैं मेरी माता से बहुत, जब जैसे मैंने बताया कि एडजस्टमेंट जब इन लॉज के साथ करें, ससुराल में हर स्त्री को करना पड़ता है एडजस्टमेंट, इट्स अ नॉर्मल थिंग, एडजस्टमेंट शी हैज टू डू। फिर बाहर कुछ कोई दूसरे के घर में या घर में जाएंगे तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो जब मैं अपनी माता से पूछती थी, मतलब आई वाज शॉक्ड, इतना एडजस्टमेंट। क्योंकि पहले तो मैं राजस्थान से हूँ, हमारे राजस्थान के गांव में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा चलती है, तो मेरी माता को बहुत लंबा घूंघट रखना पड़ता था अपने सास ससुर जेठ जो भी, हस्बैंड को छोड़कर सबके सामने, जो बड़े हैं उनके सामने घूंघट रखना पड़ता था। और घूंघट की वजह से कई बार गिर जाती थी, क्योंकि एज कम है, 16 साल की एज है, कई बार सीढ़ी ऊपर नीचे सीढ़ी थी तो गिर जाती थी, चोट आ जाती थी, खून आ जाता था। पर ऐसा नहीं कोई बोलता था कि घूंघट छोड़ दे, घूंघट हटा दे, और ना उससे मन में विचार आता था कि मुझे चोट आ गई या मैं कैसे घूंघट रखूंगी। नहीं, कभी विचार नहीं आया। आई ऑफन यूज्ड टू आस्क माय मदर, मैं अपने मदर से कई बार पूछती थी, तुझे विचार नहीं आया, तुझे इतनी लगी, इवन कई स्कार्स भी उसने मुझे दिखाए हाथों में कि इतनी बार मैं गिरी जब घूंघट की वजह से कि मेरे हाथ में ये निशान पड़ गया, कट आ गया। स्टिल जो है, जो प्रथा है, जो ड्यूटीज है वो फॉलो करती थी आउट ऑफ ड्यूटी। हस्बैंड भी पूरा दिन तो हस्बैंड वाइफ का नहीं करता रहेगा, हस्बैंड अपना काम करेगा, वाइफ अपना काम करेगी। पूरा दिन हस्बैंड अरे तुझे क्या हो गया, अरे तुझे ऐसा तो नहीं करेगा, वो अपना कर रही है, अपना कर रहे, और शी वाज सेटिस्फाइड। पर आजकल हर समय इतना इनटॉलरेंस, स्त्रियों में इतना मैक्सिमम, ऐसा बताया जाता है कि जितने भी डाइवोर्स आजकल हम देख रहे हैं, इट्स मैक्सिमम बिकॉज ऑफ, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि एवरी टाइम द डाइवोर्स हैपेंस लाइक दिस, हर बार डाइवोर्स इसके लिए होता है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम डाइवोर्स होने का कारण होता है स्त्रियों की इनएडजस्टेबिलिटी, इंटॉलरेंस इन द इन लॉज हाउस।
इन लॉज के घर में उसकी इनएडजस्टेबिलिटी, मतलब एडजस्ट नहीं करने की वजह से, अपने हस्बैंड का स्वभाव एडजस्ट नहीं करने की वजह से, या उनके अनुसार न ढलने की वजह से, इनटॉलरेंस की वजह से डाइवोर्स में वो हो जाता है। सिर्फ जनरली स्त्रियों को बताया जाता है कि दे शुड बी मोर एडजस्टेबल, मोर टॉलरेंट, और ये स्त्री स्वभाव है, ये नॉर्मल है, स्त्री का एक स्वभाव होता है। अभी ये सब हमें अपने से इनकलकेट करना पड़ता है, इसे लेना पड़ता है, इसको जागृत करने के लिए लेक्चर सुनने पड़ते हैं, किसी का संग करना पड़ता है। पहले दिस वर ऑल नॉर्मल, पहले ये सब स्वभाव अंदर से ऊपर से नहीं बोलना पड़ता, अंदर से स्वभाव होता था स्त्रियों को, वो टॉलरेंट ही होती थी, मधुर हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वीट स्पोकन, मधुर मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, स्वीटली स्पोकन, बहुत स्वीटली मधुर भाषी थी, मधुर भाषिणी, यस दैट इज द वर्ड, मधुर भाषिणी, शी वाज वेरी स्वीट स्पोकन। हर परिवार को जितने भी सदस्य थे उनको स्वीट स्माइल से, अपने प्रेम से, अपने अफेक्शन से वो जोड़ के रखती थी। कहाँ है वो सब, कहाँ गया वो अफेक्शन, रियली अभी हमारे पास है क्या? वो जो स्वीट, जो भाषा जो पहले की स्त्रियों में थी, वो क्या अभी हमारे पास है, हमारे अंदर है? मैं कई बार ऐसा विचार करती हूँ क्यों नहीं हम मतलब मैं खुद अपने पर्सनली इस चीज को इनकलकेट करना चाहती हूँ कि कई बार जैसे हस्बैंड इरिटेट हो रहा है, बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, तो वो जो हमारी जो क्वालिटीज है, टू स्पीक स्वीटली, उससे काफी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। मैंने देखा है काफी समस्याएं घर में, जो समस्याएं हैं, मुझे पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि डिस्पाइट रिवर्सेस, अगर घर में जैसे कुछ टेंशन एटमोस्फेयर हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर स्त्री स्वीटली बोलती है, पेशेंटली बिहेव करती है, तो काफी समस्या सॉल्व हो जाती है, हस्बैंड अपने आप पैसिफाई हो जाता है और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से मैरिज का, बार बार मैरिज के टॉपिक को मैं डाइवर्स इस पे ठीक कर जा रही हूँ। सो इट्स वेरी मच डिपेंड अपॉन द कॉपरेशन, मैरिज वेरी मच इनकलकेट, मैरिज जो इशू है वो बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ के कॉपरेशन पे डिपेंड करता है, कि हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखती है, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखता है, सॉरी हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखता है, और वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखती है हर इश्यूज में, और दोनों फिर अपने जो भी ड्रॉबैक्स है, सी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में सभी लोगों के नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं, पर एक वाइफ होने के नाते जो विवाह उसमें प्रवेश कर रहा है और जो ऑलरेडी विवाहित है, उसे समझना है कि कई बार झगड़े इसीलिए भी बार बार होते रहते हैं क्योंकि वाइफ इज नेवर सीइंग द गुड एस्पेक्ट ऑफ द हस्बैंड। वाइफ अपने हस्बैंड के गुड एंगल्स को नहीं देख रही, गुड हैबिट्स को, कुछ गुड कैरेक्टर्स को नहीं देख रही। हर हर जीव में कुछ कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है, तो वाइफ शुड डेवलप, वाइफ को ऐसे क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए कि वो हस्बैंड की खराब, हमेशा खराब 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 बैड क्वालिटीज ना देखकर जो उसे अच्छा मिला है। हम अगले क्लासेस में कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करें, कर्मों का और नेचर का और लॉयल्टी, ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इस क्लास में नहीं, इस क्लास में टाइम कम है, कुछ नेक्स्ट क्लास में। तो वाइफ को ऐसा देखना कि नॉट टू सी द, ऑलवेज नॉट टू सी, हमेशा आपने ऐसा किया, आप ऐसा करते हो, आप लेट उठते हो, आप ये करते हो, नहीं, व्हाट इज गुड इन द हस्बैंड, शी शुड डेवलप दैट क्वालिटी, वो क्वालिटी डेवलप करना चाहिए कि मुझे जो कर्मों के अनुसार, टेक इट एज अ गॉड्स ग्रेस, भगवान की इसमें इच्छा समझकर जो हस्बैंड, और नेवर कंपेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड को दूसरे हस्बैंड के सामने। देखो वो कितना, अगर हम डिवोटीज हैं, ऑल आर डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, तो जैसे मेरे हस्बैंड है, अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा गा नहीं सकते, पर दूसरे के हस्बैंड बहुत अच्छा भजन गा सकते हैं, तो एवरी टाइम हस्बैंड के सामने कंपैरिजन, वो देखो कितना अच्छा गाए, आप तो कितना खराब, आप तो गा ही नहीं पाते हो, ये वो, ऐसे नहीं, शी शुडंट कंपेयर, उससे बहुत इरिटेबिलिटी बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, शी शुडंट डू दैट, शी शुड इनकलकेट, ऐसा क्वालिटीज वाइफ को डेवलप करना चाहिए कि हस्बैंड की गुड क्वालिटीज उसको दिखे, कि ठीक है मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, पर ऐसा तो है ना, अगर वो मंदिर खुद नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं मना कर रहा, तो दैट इज अ गुड क्वालिटी, कि वो खुद नहीं आ रहे पर मुझे मना नहीं कर रहे, खुद माला नहीं कर रहे पर मुझे मना नहीं कर रहे माला करने के लिए, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर। और जैसे कई वाइफ्स बता रही हूँ, मतलब ऐसा मुझे कई एक्सपीरियंस है कि
दूसरे के पास जाकर अपने हस्बैंड की निंदा करना, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। किसी भी शास्त्र में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि एक वाइफ कितना भी खराब हस्बैंड दूसरों की स्त्री के पास जाके अपनी वाइफ की निंदा, अपने हस्बैंड की निंदा करना, दैट इज वेरी बैड। कितना भी क्योंकि वाइफ हस्बैंड बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, इसीलिए हस्बैंड को वाइफ के ड्रॉबैक्स पता होते हैं, वाइफ हस्बैंड के ड्रॉबैक्स पता होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पता होते हैं, साथ में इतना क्लोज रहने की वजह से। बट दिस इज वेरी गुड। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड को पूरा फेथ अपने वाइफ में होना चाहिए कि मेरी वाइफ ट्रस्ट वर्दी है, और वाइफ को भी पूरा फेथ हस्बैंड में है, होना है। ऐसा नहीं कि वाइफ दूसरे घर जाकर अपने हस्बैंड की निंदा कर रही है कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा किया, वो तो ऐसा किया, वो तो एक्चुअली बाहर से भक्त दिख रहे पर अंदर से तो एक्चुअली ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं। नहीं, इट डजंट लुक गुड, ये सही नहीं है। उससे बॉन्डिंग, उससे रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आते हैं, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में किसी भी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। वो एक बहुत ही पर्सनल और क्लोज रिलेशनशिप है, उसमें कभी हमें किसी और को इसमें या मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस रखूंगी अभी, मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस थोड़ा क्लास में अंत में रखूंगी, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हस्बैंड, इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, उसमें फुल ऑफ ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए, और एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए। हस्बैंड को वाइफ के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए, देन द रिलेशनशिप एग्जिस्ट एंड लास्ट फॉर एवर। अगर हर समय नेगेटिव पॉइंट्स बताते रहेंगे एक दूसरे के, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। इवन मेरे गुरुदेव एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि इवन हिरण्यकशिपु जो असुर था, ही डजंट गिव डाइवोर्स टू कयाधु, उसने कभी अपने वाइफ कयाधु को डाइवोर्स नहीं दिया। इवन रावण जो बहुत बड़ा असुर था, हम सब जानते हैं रावण असुर था, हिरण्यकशिपु असुर था, पर कभी ऐसे सुनने में आया कि रावण ने मंदोदरी को डाइवोर्स दे दिया सीता से शादी करने के लिए, सीता के साथ विवाह करने के लिए? नहीं। इन दैट पॉइंट दे फॉलो धर्म, इन दैट पॉइंट, इस पॉइंट में वो लोग धर्म को पालन करते थे, और हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग था। मंदोदरी सारे प्रिंसिपल्स चेस्टिटी के जानती थी, सतीत्व के सारे प्रिंसिपल्स उसे पता थे, और उसे अच्छी तरह से पता था कि मेरा हस्बैंड गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक स्त्री जो सती है, सीता माता जो सती स्त्री है, उसको वो जो राम के एब्सेंस में जो लेकर आया है और यहाँ बांध के रखा है, उससे उसका पूरा विनाश हो जाने वाला है। शी वेरी मच नो दैट, उसको अच्छी तरह से ये बात पता थी, पर स्टिल शी, और वो समझाती भी थी अपने और वो समझाती भी थी अपने हस्बैंड को इसके बारे में कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे आप ऐसा मत करिए, क्योंकि सलाह, या वाइफ कैन बी गुड सलाहकार, वाइफ एक अच्छी सलाहकार भी बन सकती है। वाइफ के एक्चुअली बहुत मल्टीपल रोल्स हैं, फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड बन सकती है हस्बैंड की, अच्छी सलाहकार बन सकती है, अच्छी मंत्री की तरह गाइड कर सकती है, पर ऑल दिस डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ कल्टीवेट किया है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। वाइफ, हस्बैंड शुड फुली रिलाई ऑन द वाइफ, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए वाइफ की कि हाँ वाइफ मुझे जो विशेष माई वेल विशर, इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कोई भी रिलेशनशिप में आप, ये एक कॉमन है सब रिलेशनशिप में। बच्चे के साथ रिलेशनशिप के सेमिनार्स मैंने दिए हैं, उसके साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए पहले। अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है रिलेशनशिप में, फिर आप एक व्यक्ति को सुधार भी सकते हो, उसकी आदतों को सुधार, प्रेम से उसकी आदतों को सुधार सकते हो, झगड़ा करके नहीं, झगड़ा करके तो कोई भी नहीं सुधरता, जोर जोर से चिल्लाने से तो कोई बच्चे भी नहीं सुधरते, बच्चे भी प्रेम से आजकल सुधरते हैं, मारोगे तो और ज्यादा करेंगे। इस प्रकार का कॉमन एक्सपीरियंस है सबका कि मारेंगे तो और बच्चे हट्टी बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे। सेम प्रेम अफेक्शन से आप किसी को बदल सकते हो। सो हिस्ट्री में ऐसा उदाहरण आता है, आप देखिए रावण, मंदोदरी, पर रावण ने कभी विभीषण को बाहर निकाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रावण ने विभीषण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, कि विभीषण उनको सलाह दे रहा था कि तुम राम को शरणागत हो जाओ, तो विभीषण को राज्य से बाहर निकाल दिया। पर मंदोदरी के सामने कभी रावण ने मिसबिहेव नहीं किया, ऐसा शास्त्र में बताते हैं, कभी नहीं किया, कभी मंदोदरी को के ऊपर चिल्लाया नहीं और खराब नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मंदोदरी एक सती स्त्री है, वो चेस्ट वाइफ है रावण की, और फिर वो सलाह देती थी मंदोदरी,
सलाह देती थी, वो अपनी तरह से पूरी सलाह दिया, प्रयास किया, पर स्टिल रावण उसकी बात नहीं सुना और रावण का विनाश हो गया। पर मंदोदरी स्टिल मंदोदरी चेस्ट स्त्री में, इवन दो उसका हस्बैंड असुर था, तो भी वो 5 जो मुख्य चेस लेडीज है उसमें मंदोदरी का नाम आता है। शी इज ग्लोरिफाइड। तो हमें समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भली भांति निभाकर ग्लोरीफाई हो सकता है, प्रशंसनीय बन सकता है। कोई जरूरी नहीं, जैसे बहुत सारे हस्बैंड, एक्चुअली मैरिज इश्यूज ऐसा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा, कोई बोले मेरी वाइफ ऐसी, मेरा ऐसा वैसा ऐसा वैसा। पर हमें समझना है कि इफ वी, अगर हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भली भांति करते हैं तो हम मरने के पश्चात हमारी ऊर्ध्व गति होती है, हमारी ऊंचे लोगों में गति होती है, और हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। हाँ ठीक है, इस जन्म में हमने हमारे रिलेशनशिप में हमारे ऐसे हस्बैंड, हमारे कर्म कुछ रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे ऐसे हस्बैंड मिले, तो हम वो सोचकर अपनी ड्यूटीज को, हम अपनी ड्यूटीज को भली बात निभाते हैं, तो वी आर ग्लोरिफाइड। हम अपन प्रशंसनीय, डिस्पाइट कि हमारा हस्बैंड, इतना हस्बैंड तो कोई असुर नहीं होगा, किसी का रावण जैसा हस्बैंड तो नहीं होगा। पानी लिख रहा हूँ। Excuse me. So this is very important topic. एक्चुअली मैं एक स्टोरी भी आज सुनाने का सोची थी, पर टाइम क्लास थोड़ा लेट चालू हुआ। तो हमें समझना है कि इंस्टीट्यूशन, अभी हम कुछ मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत पुराना है, मैरिज की जो प्रथा है वो बहुत पुरानी है, बहुत सालों से, जब से मनुष्य सिविलाइजेशन है तब से मैरिज की प्रथा है, जिसमें हस्बैंड वाइफ एक संबंध में जुड़ते हैं और फिर धर्म का पालन करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि स्टेबल मैरिजेस जो होते हैं, मैरिजेस शुड बी स्टेबल फॉर अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्ध सोसाइटी के लिए, एक स्टेबल सोसाइटी, जिस सोसाइटी, जिस समाज में अराजकता ना फैले, ऐसे सोसाइटी को प्राप्त करने के लिए स्टेबल फैमिलीज की बहुत आवश्यकता है, जो आजकल बहुत लुप्त होता जा रहा है। फैमिलीज बिखरते जा रहे हैं, सेपरेटेड हस्बैंड, सेपरेटेड वाइफ, इसकी वजह से समाज में भी बहुत अराजकता है, कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्चुअली अगर मैरिज स्टेबल नहीं होता तो सबसे ज्यादा सफर करते हैं तो बच्चे सफर करते हैं। अगर मैरिज स्टेबल नहीं है तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? बच्चे। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सब तरह से बच्चे सफर करते हैं, और हस्बैंड वाइफ भी सफर करते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज इमोशनल, तो वो लोग भी सफर करते हैं। तो स्टेबल मैरिज प्रोड्यूसेस स्टेबल फैमिलीज, और स्टेबल फैमिलीज जो होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है पीसफुल और प्रॉस्परस कम्युनिटीज बनाने के लिए, बहुत जरूरी है। और क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगी स्टेबल फैमिलीज जो प्रेवलेंट थे हमारी सोसाइटी, दैट इज आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन की बात इवन भगवत गीता में भी कृष्णा ये वर्ड आर्य जुष्टम, भगवत गीता में जब कृष्ण अर्जुन को चेस्टाइज कर रहे थे, उनको डांट रहे थे, ये बोलकर कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि तुम आर्यन हो, तुम आर्य हो, और तुम अनार्यन जैसे क्यों बात कर रहे हो? तो दैट वर्ड आर्यन कम्स फ्रॉम द शास्त्र इटसेल्फ। और आर्यन कौन होते हैं? जो वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और इन आर्यन सिविलाइजेशन द सोसाइटी, द फैमिलीज वर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल फैमिलीज होते थे, और स्टेबल फैमिलीज होने की वजह से वो लोग भक्ति में पीसफुली भक्ति कर पाते थे, और हस्बैंड वाइफ का गोल होता था कि वो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करें, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें, और फिर भगवत धाम जाए। सो दैट वाज द ये दैट वाज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड आर्यन सिविलाइजेशन। और जैसे वैदिक सोसाइटी की बात करें
तो जैसे हम बोलते हैं कि वैदिक काल में या वैदिक सोसाइटी में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी मतलब होता है दैट सोसाइटी, वो समाज जो वैदिक प्रिंसिपल्स, वैदिक लिटरेचर्स, गीता, भागवतम और अलग अन्य जो शास्त्र हैं उसके प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड है, दैट इज वैदिक सोसाइटी। तो कुछ पॉइंट्स मैं ये वैदिक सोसाइटी का डिस्कस करके क्लास को फिनिश करूंगी। एक्चुअली आज मैं, अगर आप लोग अलाउ करते हैं 20-25 मिनट और, तो मैं इस क्लास में एक्चुअली नल दमयंती कथा से प्रारंभ करना चाहती हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नल दमयंती की कथा। बहुत कॉमन, बहुत फेमस कथा है, पर इस कथा से, ये नल दमयंती की कथा से मैं ये पॉइंट प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि कैसे मैरिजेस जो पहले होते थे उसमें मेन फोकस क्या होता था। ये पॉइंट को स्ट्रेस डालने के लिए, ये पॉइंट को समझाने के लिए मैं ये स्टोरी लेना पसंद करूंगी, नल दमयंती की स्टोरी। बहुत अनेकों स्टोरी है, ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ये प्रिंसिपल को बताता है, दर्शाता है, पर मैं नल दमयंती की स्टोरी प्रेफर करूंगी। और एक चीज हमें समझना है कि हम महाभारत में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्त्रियों की स्टोरीज आती है। नल दमयंती की आती है, शकुंतला और दुष्यंत की आती है, और ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी उसकी आती है, और ऐसे अनेकों बहुत सारी स्टोरीज आती है। तो हमें समझना है कि जब हम इन स्टोरीज को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो बीइंग बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम लोग जो डिवोटीज हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा विचार आता है कि इन स्टोरीज में भक्ति की तो कोई चर्चा नहीं की जाती। भक्ति के बारे में, भक्ति के जो नौदा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम, तो इस प्रकार की तो कोई चर्चा नहीं की जाती। तो फिर इन स्टोरीज को पढ़ने से क्या लाभ, क्या क्या शिक्षाएं मिलती है हमें स्टोरी से? आप नल दमयंती की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भक्ति से रिलेटेड ज्यादा कुछ आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए, इस प्रकार से, या कृष्ण के गुण लीलाओं का वर्णन है, इस प्रकार का कुछ वर्णन उसके अंदर स्टोरी में नहीं आता। स्टिल इट इज गिवन इन शास्त्रास, स्टिल वो महाभारत में एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है मुझे नहीं पता, पर शायद युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं किसी ऋषि से कि द्रौपदी के अलावा कोई और स्त्री भी ऐसी थी जो कष्ट भुगती थी या कष्ट पाई थी विवाह के पश्चात। तब कोई ऋषि ये नल दमयंती की स्टोरी सुनाते हैं कि दमयंती भी बहुत कष्ट पाई थी, तब ये स्टोरी आती है। तब तब ऐसा विचार आता है कि इन स्टोरीज में क्या ऐसा हमें जानने को है, क्यों हम स्टोरीज के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि ये कृष्ण भक्ति से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो भी हम स्टोरीज की चर्चा क्यों करते हैं? इन स्टोरीज की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले मनुष्य के लिए जरूरी कार्य है कि वो धर्म का आचरण करे, धर्म को जाने कि धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना है। और ये सब स्टोरीज में भली भांति दर्शाया गया है। इन सब स्टोरीज में भली भांति बताया कि एक स्त्री, एक 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 पत्नी और एक पति किस प्रकार से अपने धर्म के लिए प्राण तक देने के लिए रेडी है। ये सब इन स्टोरीज से हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए ये सब स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि बिना धर्म के, एक जैसे वो ईशोपनिषद नहीं, कौन से उपनिषद में उस एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मम ये तब पशु भी नराणाम, मतलब उसमें इसी प्रकार का कुछ श्लोक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर इस श्लोक में बताते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, चार चीज, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जो चार चीज है वो तो पुरुष, वो तो मनुष्य और पशु दोनों करते हैं। दोनों इस चार चीज को भली भांति कर रहे हैं, आहार, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो क्या ऐसी वस्तु है, क्या ऐसी चीज है जो स्त्री को, जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है? धर्मम ही, धर्म क्या एग्जैक्टली, धर्मम पशु भी नराणाम धर्मो ही एषो अधिको विशेष, यस, धर्मो ही एषो अधिको विशेषो, इस प्रकार का श्लोक है। उसमें बताते कि ये चार चीजें, चारों चीज दोनों में समान है, मनुष्य में समान है, पशु में समान है, पर धर्म, धर्म का आचरण, धर्म का आचरण जो मनुष्य कर सकता है, जो पशु नहीं कर सकते, वही एकमात्र ऐसी चीज है जो पशु को, जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। तो जब धर्म का आचरण नहीं करेंगे, जब पता ही नहीं कि धर्म क्या है,
धर्म किस प्रकार से हमें पालन करना है, तब वही नहीं करेंगे तो मनुष्य ही नहीं बन पाएंगे, और मनुष्य नहीं बन पाएंगे तो आगे भक्ति करने का सवाल ही नहीं होता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले के जमाने में लोग महाभारत रामायण की रोज शाम को गांव में एक संध्या काल के बाद लोग बैठकर महाभारत की चर्चाएं करते थे। इन चरित्रों का, नल दमयंती, इन प्रकार के चरित्रों का डिस्कशन करते थे। सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे कि ये चरित्र ऐसा, इस चरित्र में ऐसा था, ऐसा था, जो आज लुप्त होता जा रहा है। आज कोई चर्चा नहीं करता। इवन महाभारत में कौन कह रहा है, महाभारत ही नहीं सुना किसी ने। आजकल की यंग जनरेशन को जाके बोलेंगे महाभारत रामायण, किसी को कुछ नहीं पता। पर आजकल के फिल्म स्टार्स के नाम बताएंगे तो तुरंत बताएंगे, इस फिल्म स्टार के इतने बच्चे हैं, इस फिल्म स्टार ने अभी इसके साथ विवाह किया, इस फिल्म स्टार ने अभी इसके साथ विवाह छोड़ दिया और अभी दूसरे के साथ विवाह किया। सो वी हैव मेड आवर आइडियल्स, हमने अपने आइडियल्स इन सबको बना रखे जिनके खुद के ठिकाने नहीं, जिनके खुद का कैरेक्टर चरित्रहीन है, जिनका खुद का लूज कैरेक्टर है, उनको हमने अपने जीवन के आइडियल्स बना रखे हैं। नो, वी शुडंट डू दैट। हमें ऐसे लोगों को आइडियल्स नहीं बनाना जिनके खुद के जीवन का ठिकाना नहीं। हमें ऐसे लोगों को आइडियल्स बनाना है जो चरित्रवान थे, जो स्त्रियां गुणवान थी, सती थी। ऐसे लोगों को आइडियल्स बनाकर अपने जीवन में, भले ही हम पूरी तरह से उनको इमिटेट ना कर पाए, उनको अपने जीवन में नहीं उतार पाए, पर प्रयास कर सकते हैं, इवन ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि वो स्त्रियां कैसे रहती थी। तो हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स वैदिक सोसाइटी के बाद काल में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, इसका तुरंत हम नल दमयंती की स्टोरी पे स्विच ओवर करेंगे। तो वैदिक काल में जो वैदिक सोसाइटी, जो वैदिक परंपरा और वैदिक समाज के बारे में बार बार ये शब्द आता है, वैदिक समाज, वैदिक परंपरा। तो इस समाज में जो स्त्रियां होती थी, अभी टाइम है 4:30 4:40, तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं कि गर्ल्स वर केयरफुली प्रोटेक्टेड। जो वैदिक समाज था उसमें जो बालिकाएं होती थी वो बहुत संरक्षण में रहती थी। बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में रहती थी, विवाह के बाद हस्बैंड के संरक्षण में रहती थी, और विवाह के पश्चात जब वानप्रस्थाश्रम आता था तो अपने पुत्रों के संरक्षण में, अपने संतानों के संरक्षण में रहती थी, पर हमेशा संरक्षण में बनी रहती थी। और जो विवाह होता था, दे वर मैरिड एट अ राइट एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल बहुत लुप्त, ये भी बहुत पॉइंट लुप्त होता जा रहा है। राइट एज में स्त्री का, एक लड़की का विवाह कर देना अत्यंत आवश्यक है फॉर अ मैरिज टू बी हैप्पी, फॉर अ मैरिज टू बी पीसफुल, और एक स्टेबल मैरिज के लिए एक स्त्री का राइट एज में विवाह कर देना, जो आज लुप्त होता जा रहा है। इवन प्रभुपाद की लाइफ आप देखेंगे, प्रभुपाद बताते हैं अपनी लाइफ में कि प्रभुपाद की मैरिज हुई थी तब उनकी वाइफ, प्रभुपाद 22 साल के थे और उनकी वाइफ 11 साल की थी। शी वाज ओनली 11 years old जब उसकी वाइफ के साथ उनका विवाह हुआ था। वो 22 साल के थे और उनकी वाइफ 11 साल की थी। पर विवाह हो जाता है, पर जो लड़की होती है वो प्यूबर्टी तक अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती, पर उसके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि ये मेरे हस्बैंड है। उसके माइंड में वो समझ जाती है कि ये मेरे हस्बैंड है और इसके साथ मुझे रहना है। शी बिकम्स कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हो जाती थी कि ये मेरे हस्बैंड है। तो जब राइट एज में विवाह कर देते हैं तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा, अगर आप लोग एक लेक्चर है प्रभुपाद का भगवत गीता 1.40 में, तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद उस लेक्चर में बताते हैं कि जब एक मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि क्या साइकोलॉजी रहती थी एक स्त्री की, एक लड़की की यंग एज में विवाह कर देने की। क्या साइकोलॉजी रहती थी? ये साइकोलॉजी रहती थी कि जब वो लड़की की राइट एज में, यंग एज में शादी कर देते थे तो वो बहुत फेथफुली डिवोटेड रहती थी अपने हस्बैंड के लिए, और इस प्रकार से उसका मैरिड लाइफ बहुत पीसफुल चलता था। तो प्रभुपाद बता रहे कि साइकोलॉजी ये रहती है कि इफ एक लड़की, जो स्त्री है, वो क्योंकि जल्दी एज में शादी कर देते तो जो हस्बैंड वो पहला पुरुष होता था जिसको वो देखती थी। तो if a woman is married to the first man she meets, and if she is kept carefully, she becomes a staunch lover. वो अपने हस्बैंड की स्टॉन्च लवर बन जाती थी, प्रेमिका बन जाती थी, क्योंकि वो पहला पुरुष उसके जीवन में आता था। और ऐसा साइंटिफिक रिसर्च भी है कि प्यूबर्टी के समय स्त्रियों में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे उस समय उसका आकर्षण बहुत पैदा होता है अपोजिट सेक्स के प्रति। तो उस समय अगर विवाह कर दिया जाता है
या फिर विवाह संबंध जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं बोल कि विवाह कर ही दिया जाता है, अगर संबंध जोड़ दिया जाता है तो वो उस व्यक्ति को पूरा जीवन समर्पित होती है, ऐसा साइकोलॉजी रहता है। और ऐसा ही प्रभुपाद लिखते हैं कि वुमेन स्पेशली इंडिया, भारत देश में और इवन बंगाल में आज भी ये प्रथा पाई जाती है जल्दी विवाह का, बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पाने से पहले एक स्त्री का विवाह कर दिया जाता है। पर वो अपने हस्बैंड से मिलती नहीं है, हस्बैंड के घर जाके रहती नहीं है, वो तभी वो अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है जब उसका वो प्यूबर्टी अटेन करती है, और वो अपने फादर के घर में रहती है, बट शी नो, पर उसे अच्छी तरह से पता होता है कि आई एम मैरिड एंड आई हैव गॉट अ हस्बैंड, मैं शादीशुदा हूं और मेरा हस्बैंड है। सो दिस साइकोलॉजी acts as a whole life, gives a foundation for stable families। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले के जमाने में क्यों इतने स्टेबल फैमिलीज हुआ करते थे, क्योंकि शादियां स्त्रियों की बहुत जल्दी हुआ करती थी। इवन दादी दादाओं को पूछे कि आपकी शादी किस एज में हुई थी, तो ऐसा नहीं बोले मेरी शादी 30 साल में हुई थी, मेरी शादी 27 साल में हुई थी, 28 साल में हुई थी, नहीं। डेफिनेटली आप डेटा अगली क्लास में लाके, कुछ लोग प्लीज मुझे डेटा लाके दीजिएगा अगली क्लास में, कि हर व्यक्ति, मैं आपको ये होमवर्क दूंगी कि आप पूछिए आपकी मम्मी और आपकी दादी की शादी कौन सी एज में हुई थी। ये आप प्लीज मुझे डेटा या तो अपने, या तो मुझे व्हाट्सएप में चैट करके बताइए, व्हाट्सएप में बताइए, या तो फिर इस ग्रुप में डालिए आपकी मम्मी और आपकी दादी की शादी कौन से एज में हुई थी। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि बहुत कम एज में हुई थी, बहुत कम एज में शादी हुई थी, जिसकी वजह से, और ज्यादा स्टेबल फैमिलीज हुआ करती, आप देखेंगे ज्यादा स्टेबल फैमिलीज हुए थे क्योंकि राइट एज में शादियां होती थी। इट्स प्लेज अ वेरी, वैदिक काल में ये सब चीजें बहुत ध्यान रखा जाता था कि लड़कियों की शादियां बहुत राइट एज में हो। और दूसरा पॉइंट है, अगर कोई लोग ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि अगर शादियां राइट एज में नहीं होके थोड़े समय बाद हो, 27 साल में हो जाए, 28 साल में हो जाए, 30 साल में हो जाए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो उसमें ये बताया जाता है, इसमें ये समस्या आती है कि जब लड़की की शादी लेट होती है तो उसमें एडजस्टेबिलिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एडजस्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि देखा, जैसे काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नानी की शादी 14 साल में हुई थी, किसी की शादी 16 साल में, किसी की शादी 20 साल में, पर मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी 20 से ऊपर हुई होगी पहले के जमाने में। देखिए दादी की शादी 13 साल में। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहले शादियां, पहले के लोग पागल थे क्या? पहले के लोग के दिमाग नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था, जो इतनी छोटी छोटी एज में शादियां कर देते थे? क्यों शादियां करते थे? दे वर फार मोर इंटेलिजेंट, उन्हें अच्छी तरह से पता था स्त्री साइकोलॉजी, गर्ल्स की साइकोलॉजी अच्छी तरह से पता था कि गर्ल्स की शादी जल्द से जल्द करे तो वो ज्यादा स्टेबल बनी रहती है, ज्यादा एडजस्टेबिलिटी उसमें बहुत रहती है, टॉलरेंस बहुत रहता है। और जब, जैसे मैंने प्रश्न उठाया कि क्या होता है कि हम जब लेट शादी करते हैं, लेट शादी करते हैं, तो प्रश्न, तो ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट घूम चुकी है संसार में, बहुत इंडिपेंडेंट रह चुकी है, तो एक इंडिपेंडेंट नेचर उसका बन जाता है। और फिर जब हम उसकी शादी करने जाते हैं 27, 28, 29, 30 साल में, तो वो इंडिपेंडेंट नेचर बहुत प्रॉब्लम करता है उसकी मैरिड लाइफ में। ईगो, जो फॉल्स ईगो, जो काफी सालों तक उसको नर्चर किया गया, उसको नरिश किया गया, उसको नरिश किया उसने फॉल्स ईगो को, क्योंकि बहुत साल बाद उसकी शादी हुई, तो वो फॉल्स ईगो पहाड़ के सामने जैसे खड़ा हो जाता है जब उसके हस्बैंड के सामने उसको फॉल्स ईगो को झुकाना पड़ता है, और तब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं मैरिड लाइफ में। इसलिए बहुत, ये सब जितनी भी चीजें हैं हमें ध्यान रखना है, भले हम ना कर पा रहे हो, दिस इज नॉट द पॉइंट, हम कर पा रहे हैं नहीं। सोनिया भी बोल रही, मदर, दादी 10 साल, दादी की शादी 10 साल सोची, और नानी की शादी 2 साल, उसकी मदर की शादी 18 साल, ऐसा सोनिया का मैसेज आया। तो हमें ये समझना है, ये सब चीजें जानकर क्या फायदा हो रहा है? ये सब चीजें जानकर ये फायदा होता है कि एटलीस्ट हम कन्विंस होते हैं, ये रूल्स, ये वैदिक काल में जो चीजें होती थी उससे हम कन्विंस्ड है कि वो एक्चुअली सही था। भले ही मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आजकल प्रैक्टिकलिटी देखना पड़ता है और काफी चीजें देखनी पड़ती है, मैं समझती हूँ कि आजकल की चीजें कितनी प्रैक्टिकल है, हमारे पेरेंट्स भी एग्री होना चाहिए, पर हमें ये एटलीस्ट हमें एक चीज से, ये प्रिंसिपल से कन्विंस्ड होना है कि ये जो प्रिंसिपल थी कि अर्ली मैरिजेस, बहुत जल्दी शादी कर दे, दैट इज बेस्ट, दैट वाज बेस्ट एक्चुअली। ये एटलीस्ट हम इसके अगेंस्ट ना बोले,
कि ये गलत था, ऐसे कोई शादियां होती है नहीं, दैट वाज बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से तो वो इंडिपेंडेंट नेचर जो मैं जैसे मैं बता रही हूँ कि जब शादी लेट होती है इंडिपेंडेंट नेचर बढ़ता जाता है लड़कियों का, और फिर वो शादी के बाद उसको एडजस्टेबिलिटी में परेशानी होती है। और क्योंकि वो काफी समय शादी अनमैरिड थी, उसने बहुत एजुकेशन ले रखा है, तो बहुत और पर पुरुषों के साथ, क्योंकि आजकल एजुकेशन मतलब कोएड कोएड एजुकेशन, आजकल वो जमाना नहीं रहा जब जैसे मेरी माता ने पढ़ाई की थी तब कन्या पाठशालाएं होती थी गाँव में। मेरी माता बताती कि कभी विचार भी नहीं आता था कि कन्याओं को पुरुषों के साथ पढ़ाने का। आप ये भी एक बार डेटा पूछिएगा अपने दादा दादी कि आपने जब पढ़ाई की तो आपने क्या ऐसे कोएड एजुकेशन लिया है? देखिए प्रिया जायसवाल बोल रही है, मुंजा पीपल फिक्स्ड गर्ल्स वेडिंग व्हेन दे वर इन 12th स्टैंडर्ड। तो इतना मतलब इतना जल्दी शादियां होती थी पहले। और ये कोएड एजुकेशन का भी जो ये शिक्षा पद्धति जो एट प्रेजेंट दिख रही है, दैट इज आल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। ये कोएड एजुकेशन जो है, जो एक लड़का लड़की साथ में जो पढ़ने की जो पद्धति जो चालू की गई है, इससे भी बहुत ज्यादा स्त्रियों में कंटेमिनेशन आ रहा है और फॉल डाउन आ रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनस्टेबल मैरिजेस का। तो और स्त्रियों का बाहर काम करना, ज्यादा मिक्सिंग करना, पुरुषों के साथ ज्यादा मिक्सअप होना, ये सब भी बहुत ठीक नहीं है। लेट मैरिजेस का ये सब कारण होता है। और ये सब लेट मैरिजेस करते हैं और फिर वो डाइवर्स में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर रीमैरिज। क्योंकि हर व्यक्ति को अकेलापन पसंद नहीं है, हर व्यक्ति दो लोगों के साथ रहना चाहता है। तो मैरिज डाइवर्स होता है, रीमैरिज होता है। तो दैट इज गोइंग ऑन इन द होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में इस प्रकार से बहुत रैम्पेंटली ये चीज चल रही है। और बहुत आवश्यकता है कि हम इस प्रिंसिपल को जाने, सुने और दूसरों को भी इस प्रकार से प्रचार करें। जो आजकल यंग जनरेशन से यंग लड़कियां हैं, उनको भी बताएं कि क्या सही है, क्या कैसे रहना चाहिए। और ये सब स्त्रियां जो शास्त्रों में आती है उनके बारे में चर्चा करें। तो मैं थोड़ा स्टोरी शुरुआत करके क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्टोरी की शुरुआत एटलीस्ट मैं कर दूं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको चालू करेंगे। तो नल दमयंती की स्टोरी आती है जिसमें जो दमयंती होती है वो विदर्भ देश के राजा होते हैं भीष्मक, उसकी पुत्री होती है। तो विदर्भ देश के जो राजा होते हैं भीष्मक, उनकी एक्चुअली संतान नहीं होती, तो वो दमन ऋषि, एक दमन करके महर्षि होते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। तो दमन जो महर्षि की तपस्या करने से उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री होती है। तो 3 पुत्र होते हैं, वो है दम, दांत और दमन। और जो पुत्री होती है वो है दमयंती। तो दमयंती पहले से ही लक्ष्मी के समान बहुत सुंदर, गुणवान, सुशील और फिल्ड विद गुड कैरेक्टर्स, पूरे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उसमें कूट कूट के चरित्र कूट कूट के भरे होते हैं। और उसी तरफ एक निषद देश के राजा होते हैं। और निषद देश में वीरसेन के पुत्र, जैसे दमयंती विदर्भ देश के राजा की पुत्री होती है, उसी तरह से नल जो उसके आने वाले होने वाले हस्बैंड है, वो निषद देश के वीरसेन के पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का रहता है। तो वो भी बहुत गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सभी गुणों में संपन्न नल होते हैं। तभी ज्यादातर उस समय की जब ये बात है, ये स्टोरी है, तब निषद देश के लोग विदर्भ देश में आते रहते थे, आना जाना चलता था। विदर्भ देश के लोग निषद देश में आते थे, निषद देश के लोग विदर्भ देश में, ऐसे आना जाना चलता था। तो जैसे प्रजा एक दूसरे के साथ बात करती है, तो जब विदर्भ देश के लोग निषद देश में आते थे तो विदर्भ देश के लोग दमयंती के गुणों के बारे में चर्चा करते थे कि हमारी जो राजा की जो पुत्री है दमयंती, वो बहुत ही गुणवान है, सुशील है, इस प्रकार से चर्चा करते थे। और जब निषद देश के लोग विदर्भ देश में जाते थे तो वो नल के बारे में, नल के गुणों की चर्चा करते थे कि नल है जो मेरा, हमारे राजा का जो राजकुमार है नल, वो बहुत ही पराक्रमी है, जितेंद्री है, इंद्रियों में संयम है उसमें। तो इस प्रकार से चर्चा करते थे। तो ऐसे उड़ते उड़ते दमयंती को काफी बार नल के गुणों के गुण के बारे में सुनने को मिला, और नल को बहुत बार दमयंती के गुण के बारे में सुनने को मिला। तब व्हाट्सएप चैट तो था नहीं कि चलो तुरंत फोन लगा के दमयंती नल को बोले कि हाँ अच्छा मैंने आपके बारे में सुना भी, तो अभी तो किसी के बारे में सुन ले और उनके गुणों के बारे में तो तुरंत फोन सर्च करेंगे, कौन सा फोन नंबर क्या है, फोन नंबर तुरंत
व्हाट्सएप चैट और सब पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले नल ने दमयंती के बारे में सुना, दमयंती ने नल के बारे में सुना और आकर्षित हो रहे थे वो लोग एक दूसरे के लिए, पर कोई कनेक्शन नहीं था। तब एक दिन फिर ऐसे कथा चलती है कि एक दिन नल अपने राज्य में बैठे थे और उद्यान के सामने बैठे थे। तभी उसके उद्यान में एक सरोवर था और उस सरोवर में बहुत सारे हंस पानी पीने के लिए आए। बहुत सुंदर हंस थे। तो नल ने उन हंस को पकड़ लिया, एक हंस को पकड़ लिया। तो जैसे ही उसने एक हंस को पकड़ा, हंस ने मानव की आवाज में, मनुष्य की आवाज में तो नल ने उस हंस को पकड़ लिया। तो हंस ने तुरंत मनुष्य की आवाज में नल से कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बहुत सारा गुणगान दमयंती के साथ करूंगा जाके, कि तुम ऐसा वर्णन करो जिससे वो, और प्लीज अभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं दमयंती के पास जाने वाला हूँ और वहां जाकर तुम्हारे गुणों का बहुत व्याख्या मतलब चर्चा करूंगा और ऐसे बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से दमयंती को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो नल उसको जाने देते और इस प्रकार से फिर दमयंती भी उद्यान में, दमयंती ने अपने उद्यान वापी में दिव्य हंसों को देखा। तो उसने भी अपने उद्यान में उस हंसों को पाया और फिर हंस ने बहुत सारी चर्चाएं करके दमयंती को बताया नल के बारे में कि मैं नल से मिलके आया हूँ, नल ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से हृदय से दमयंती ने नल को अपना पति माना कि अगर मेरा हस्बैंड है तो यही मेरा हस्बैंड होगा। बिना देखे बिना कुछ इसमें कोई फिजिकल वो नहीं है कि कैसा दिखता है कैसा है, कुछ नहीं, सिर्फ गुणों के बारे में सोचिए। गुणों के बारे में चर्चा सुनकर क्या हम आजकल के प्रेजेंट एज में अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसा, किसी स्त्री को या किसी पुरुष को उसके गुण के बारे में बताया जाए कि वो बहुत सुशील है और बहुत कार्य में बहुत कुशल है और ऐसी है वैसी है, तो क्या कोई लड़का कर लेगा, स्त्री के साथ शादी कर लेगा बिना देखे, विदाउट सीइंग इवन वंस? क्या जवाब है आपका? यस, नो, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस आजकल ज्यादा मायने रखता है ना कि गुणों के बारे में। दैट इज द डिफेक्ट। इसीलिए ये सब स्टोरीज से हमें जानना है कि पहले के लोग, देखो स्टॉप द वीडियो, वीडियो स्टॉप। इसीलिए हमें जानना है कि पहले के ये सब स्टोरीज के माध्यम से हमें छोटी छोटी चीजें जानना है कि कैसे लोग, पहले के लोग कैसे, और बहुत सारी चीजें स्टोरी में हमें जानने को मिलेगा कि, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जब दमयंती ने नल के गुणों के बारे में सुना, दमयंती ने नल को अपने हृदय से पति मान लिया और उसे पति चयन करने के लिए सोच रहे कि मेरा पति अगर हो तो ये ही हो, नल ही हो। तो इस तरह से फिर हंस के बारे में, फिर दमयंती के जो पैलेस था उसमें उसकी सखियां आया करती थी, तो सखियों को बताने लगी कि ऐसे देखो नल है, और जैसे बचपन में छोटे एज में ऐसे स्त्रियों को ऐसा रहता है कि पता है वो ऐसा है वैसा है और मुझे बहुत आकर्षित हो रहा है, ऐसा सब। तो सखियों को पता चल गया कि दमयंती नल की तरफ आकर्षित है। तो सभी सखियों ने फिर जाकर उसकी माता को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है कोर्ट में, ऐसा पैलेस में ऐसा चल रहा है, दमयंती के मन में ऐसा चल रहा है। तो तुरंत उसके पिता ने समझ गए कि अब उसकी बेटी का विवाह करने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष से आकर्षण उसके दिल में पैदा हो रहा है। सो दैट इज द, तुरंत उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचने के लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया तुरंत। एज सून एज ही रियलाइजेस कि दमयंती बड़ी हो गई है और उसका आकर्षण उसका आकर्षण पुरुष के साथ उत्पन्न होने लगा है, तुरंत ही उसने, उसके पिता ने स्वयंवर के लिए घोषणा करी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, लेट हो गया, क्लास लेट शुरू हुई इसमें, तो हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स नल दमयंती की स्टोरी में, वेरी फैबुलस, एक मूवी की तरह, मूवी से भी बहुत रोमांचक स्टोरी है नल दमयंती की, बहुत रोमांचक। हर पॉइंट पे, हर चीज पे हमें सीखने को मिलेगा, हमें जानने को मिलेगा धर्म के अनुसार कैसे आचरण करना है, और कैसे नल और दमयंती दोनों एक पल भी धर्म से च्युत नहीं होते हैं, धर्म के आचरण से च्युत नहीं होते। ये चीज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई कंक्लूड हियर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछे। खुशबू जी, आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम। माता जी, जिस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे थे ना, जिसमें आप वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और आगे के जो लिंक्स होंगे वो शेयर किए जाएंगे, वो सब। यस, तो वो पावर ऑफ चेस्टिटी करके ग्रुप है माता जी मेरा, जिसमें मेरे सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। और तो अगर आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। सोनाली। हरे कृष्णा माता जी, मैं शेयर कर देती हूँ अभी यहाँ पे हाँ चैट सेक्शन में। हाँ, वो चैट सेक्शन में लिंक शेयर कर दो, जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है उस ग्रुप में ज्वाइन हो। उस ग्रुप में जी माता जी। मैं अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी शेयर करूंगी और कुछ इंफॉर्मेशन भी मैं उस ग्रुप में डालने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको आज बताया। तो आप डेफिनेटली उस ग्रुप में ऐड अप होके देख सकते हैं। और किसी का थैंक यू कुछ माता जी। प्रश्न है? हाँ जी, मीना प्रजापति कह रही है कि मुझे भी उस ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, तो आप भी वो ग्रुप जो लिंक दिया है सोनाली ने, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। उसको क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सोनाली मलिक का नंबर आपको शेयर कर देती हूँ। कीर्ति। हाँ जी, आप कीर्ति जी, आप पूछ सकते हैं, आप टाइप मत करिए, आप मुझसे पूछिए, कोई बात नहीं। कीर्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अगर अगर लड़की एक डिवोटी है और हस्बैंड नॉन डिवोटी, सो वो कृष्णा कॉन्शियस में कैसे इम्प्रूवमेंट करा है, वो कैसे एडजस्ट करा, बिकॉज वो गर्ल्स की फिर फैमिली डिवोटीज है और उसकी फैमिली टोटली नॉन डिवोटीज है। हाँ तो जी, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है हस्बैंड को, बट फिर भी उसकी हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट शी कैन डू? यस, है और कॉमन समस्याएं हैं कि अगर शादी के बाद हस्बैंड जैसे शादी हो जाती है, जैसे एक ऐसा है। हाँ, जैसे एक ऐसा है कि जैसे मैं अपना पर्सनल लाइफ का उदाहरण देती हूँ कि हमने शादी से पहले भक्ति में थे, इसीलिए हमने ऐसा चुनाव किया कि हम लोग मतलब शादी के लिए एक भक्त लड़के से शादी करूंगी। और मेरे हस्बैंड भी शादी के पहले से डिवोटी है, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा चुनाव किया कि मैं एक भक्त लड़की से शादी करूंगा, ताकि भक्त मतलब क्योंकि गोल भक्ति है, हमारा एम भक्ति करना है। तो शादी के बाद फिर समस्याएं आती है, जैसे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर लड़की भक्त है और लड़का भक्त नहीं है, उसका परिवार भक्त नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है। तो सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली क्या समस्याएं आ रही है वो तो बहुत सब्जेक्टिव है, वो तो बहुत डीप जाके मुझे ज्यादा चर्चा करके, पर इन जनरल जो इसका आंसर जो मुझे समझ में आता है, तो जो लड़की है वो भक्ति करना चाहती है तो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो हस्बैंड है वो खुद भक्ति ना कर रहा हो, पर वो अपनी वाइफ को भक्ति करने के लिए अड़चन पैदा ना कर रहा हो, एक ये सिचुएशन हो सकता है। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वाइफ भक्ति करती है और हस्बैंड भक्त नहीं है, और वो वाइफ को भक्ति में भी अड़चन पैदा कर रहा है, उसको भी नहीं करने दे रहा। तो ये दो सिचुएशन है। तो अगर अगर पहला वाला सिचुएशन है कि हस्बैंड मुझे नहीं पता कीर्ति जी कि आपका क्या मतलब, आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या सिचुएशन एग्जैक्टली, पर मैं इस दोनों के अनुसार आंसर देती हूँ कि जैसे पहला सिचुएशन है जिसमें वाइफ डिवोटी है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, और हस्बैंड डिवोटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज मैंने देखे हैं, बहुत सारे फैमिलीज देखे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ इनिशिएटेड डिवोटीज है पर हस्बैंड डिवोटी नहीं है, पर हस्बैंड प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। कई बार उसको गाड़ी में बैठाकर मंदिर भी लेकर आ रहा है, जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा में उसको मंगल आरती भी दर्शन कराने के लिए गाड़ी में बैठा के लेकर आ रहा है, पर खुद बाहर खड़ा रहता है, बाहर मंदिर के बाहर खड़ा रहता है, और उसकी वाइफ अंदर मंगल आरती कर रही है, जप कर रही है, और घर में भी वो जब करती है, माला करती है, पर हस्बैंड अलूफ रहता है, ही रिमेन्स अलूफ, पर ही डजंट क्रिएट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, अलूफ बना रहता है। उसको कोई लेना देना नहीं उसकी वाइफ के कर रही, बस उसके नॉर्मल डे टू डे रूटीन चल रहा है उसका सब। सो इन दैट केस वाइफ को चाहिए कि वो प्रयास करे, क्योंकि बीइंग हस्बैंड ऑफ हर, उसका हस्बैंड है तो वो चाहेगी कि मेरा हस्बैंड भी भक्ति करे। तो
पहले तो घर का वातावरण बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाइफ हैज अ सबऑर्डिनेट पोजीशन टू द हस्बैंड। वाइफ की जो पोजीशन हस्बैंड के सामने वो सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर नहीं है। पुरुष का हमेशा, इन जनरल बात करेंगे, इन जनरल हर, मैंने जैसे बताया कि हर हस्बैंड अलग होते हैं, हर वाइफ अलग होती है, हर का नेचर अलग होता है, पर इन जनरल जो पुरुष का जनरल देखा गया कि पुरुष का ईगो वाइफ से ज्यादा रहता है, इन जनरल देखा गया है। इसीलिए, और वाइफ की क्योंकि पोजीशन सबऑर्डिनेट बताई गई है, तो वाइफ को उस पोजीशन को सबऑर्डिनेट लेकर उसी प्रकार से अपने हस्बैंड के सामने व्यवहार करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि अगर मेरे बोलने से, ये फिलॉसफी बोलने से वो पसंद नहीं करेंगे, तो ज्यादा नहीं कहना चाहिए। घर में वो खाना बनाती है तो प्रसाद करेगी, भोग बना के भगवान को अर्पण करेगी, तो वो प्रसाद अपने हस्बैंड को खिलाए। वो प्रसाद खाने से, जैसे पिशिमा के केस में आप देख सकते हैं, जैसे मुझे किसी चैट बॉक्स में किसी ने डाला था कि आप पिशिमा की स्टोरी बताइए। पिशिमा की स्टोरी अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम, मतलब इतनी सहनशील लेडी पिशिमा, शी वाज वेरी टॉलरेंट। उसके हस्बैंड ऑल द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करते थे। और हमारे तो, मतलब जो लोग भी बात करते हैं कि मेरा हस्बैंड डिवोटी नहीं, मुझे लगता है वो चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हो। उसके तो चारों, ही वाज सो सिंफुल और वेरी फ्यूरियस, बहुत एंग्री स्वभाव था उनके हस्बैंड का। इवन प्रभुपाद ने तो उनको ऑप्शन भी दिया था, इफ यू वांट यू लीव योर हस्बैंड, अगर तुम चाहती हो तो अपने हस्बैंड को छोड़ दो। पर पिशिमा ने नहीं छोड़ा, वो प्रयास करती रही, मीट भी बना के खिलाती थी अपने हस्बैंड को, पर भगवान से अंदर से प्रार्थना करती रही, इंटेंस प्रार्थना। जैसे आज मेरे हस्बैंड सुबह लेक्चर लिखे दिए थे, रामनवमी स्पेशल, तो वो भी उस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे थे कि जैसे रामनवमी आ रही है तो राम जी का अपीयरेंस आ रहा है, तो हमें, और अभी सिचुएशन पूरे समाज में बहुत टेंस चल रही है, पूरे दुनिया में जो सिचुएशन है, वॉर्स चल रहे हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आ सकता है, और ऐसे बहुत सिचुएशन टेंस है। एज सच पूरे यूनिवर्स, अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो बहुत टेंस सिचुएशन है। तो हमें इंटेंसली राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इंटेंस प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती, भगवान उस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। और पिशिमा ने ऐसे ही किया, वो करती रही, अपनी ड्यूटी निभाती रही, और इंटेंसली अंदर से भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरे हस्बैंड को आप सुधारो, मेरे हस्बैंड की पाप वृत्ति को खत्म करो। और अल्टीमेटली क्या हुआ, भगवान ने उसकी सुनी। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। उनके जो जीवन चरण आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है पिशिमा का, लास्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ, उसके हस्बैंड इतने उसकी जो पिशिमा की जो सेवा भावना से इतने ज्यादा उनका हृदय पिघल चुका था कि उन्होंने अपने चारों लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ में चारों सिंपल एक्टिविटीज छोड़कर ही सरेंडर्ड टू द लॉर्ड, भगवान को शरणागत हो गए और भक्त बन गए भगवान में एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो पिशिमा का प्रेयर्स भगवान ने सुना। उसी तरह से जो स्त्रियां, एक जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, दोनों केस में, और जब हस्बैंड भक्त नहीं होता, इट इज वेरी पेनफुल टू द वाइफ। समझ सकती हूँ, मैं उस सिचुएशन से नहीं गुजरी, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब ऐसा मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पर मैं समझ सकती हूँ कि वो वाइफ जिनके हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो अगर वाइफ कैन बी गुड सलाहकार, तो वाइफ टाइम टू टाइम सलाह दे सकती है, पर सिचुएशन देखना चाहिए। और कोई भी चीज प्रेम से करना चाहिए। डिक्टेट करके करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो जो सिचुएशन है वह भी नहीं बनी रहेगी। शी कैन ऑल्सो बी इन डेंजर, वो जो कर रही है भक्ति वो भी डेंजर में आ जाएगा। इसीलिए उसको देखना चाहिए कि उसका हस्बैंड कितना उसका सुनेगा, कितने हद तक सुनेगा, और अगर नहीं सुन रही, लग रहा है कि नहीं सुनेगा, तो शी शुड सर प्रसाद, कभी कभी डेटीज का महाप्रसाद होता है, तो अपने हस्बैंड को दे सकती है, खिला सकती है। दैट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ लॉट ऑफ प्यूरिफिकेशन। एटलीस्ट इस जन्म में वो भक्ति नहीं कर पाया तो अगले जन्म में तो उसकी भक्ति गारंटीड होगी, क्योंकि वो प्रसाद लिया है, वो महाप्रसाद लिया है भगवान का। महाप्रसाद उसके भगवान के जो चरणों में अर्पित तुलसी होती है, फूल होते हैं, वो सब हम वो सब अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार से, पानी होता है, जल होता है डेटीज का, वो पिला सकते हैं। पानी तो नॉर्मल है, कोई भी पिएगा। तो इस प्रकार से हम उनको स्पिरिचुअली लाभ दिला सकते हैं, भले ही वो जप नहीं कर रहे हैं, माला नहीं कर रहे हैं, पर टू इरिटेट ऑलवेज भक्ति के चलते घर में झगड़ा, घर में टेंस एटमोस्फियर नहीं क्रिएट करना चाहिए। उसको जितना हो सके, उसका हस्बैंड नौकरी तो जाएगा, कुछ बाहर काम करेगा, तब उसको
घर में जब उसका हस्बैंड एब्सेंट है तो उसको माला, अगर उसके हस्बैंड को नहीं पसंद है माला करना, तो शी शुड चैंट व्हेन द एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड। पर जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को भगवान को कैसे सेवा करनी चाहिए, कि जैसे अपना नियत कर्तव्य करते करते अगर कोई स्त्री है जिसके मन में कोई और पुरुष दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड की ज्यादा अच्छे से सेवा करे, ताकि उसके हस्बैंड को पता ही ना चले कि वो उसके दिमाग में कोई और पुरुष के चिंतन चल रहा है। उसी तरह से हमें भगवान की सेवा करनी है। हम स्त्रियों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है और सबको सेटिस्फाई करना होता है, पर हमें बहुत कुशलता से और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी परिस्थिति है, भगवान उस परिस्थिति को जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान अलूफ है, भगवान को पता ही नहीं कि आपकी क्या परिस्थिति है, ऐसा तो नहीं है। भगवान को पता है कि आपकी क्या परिस्थिति में आप भक्ति कर रहे हो। इसीलिए अगर आप विकट परिस्थिति में, रिवर्स परिस्थिति में भक्ति करना चाहते हो, और भगवान की ये बहुत अच्छी स्टोरी आती है, मैं अगले क्लास में सुनाने का प्रयास करूंगी। एक इसी स्त्रियों के सेक्शन में एक स्टोरी आती है। एक स्त्री जो बहुत भगवान की इंटेंस भक्ति करती थी और उसने प्राण त्याग दिए भगवान की भक्ति में, पर उसने अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ा। उसके अपने हस्बैंड के जो आदेश थे उसको मना नहीं किया, और अपने भक्ति में भगवान के, और वो भगवान की नित्य सखी बनी गोलोक वृंदावन में। इतना भगवान ने उसको स्थान दिया, क्योंकि जबकि वो भगवान का दर्शन करने मात्र भी उसके हस्बैंड का आदेश नहीं था। भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, उसके हस्बैंड का आदेश नहीं था, तो भी भगवान ने उसके मृत्यु के पश्चात उसे नित्य स्थान दिया, क्योंकि उसकी डिजायर, सी कृष्णा सीज आवर डिजायर। हम कर पा रहे हैं, एक्शन से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो तो हमारे डे टू डे वातावरण कैसा मिला है, कितना कंजीनियल मिला है, उस पर डिपेंड करता है। हमारे हस्बैंड डिवोटी नहीं है तो शायद हम इतना नहीं भी कर पाए सेवा मंदिर में, और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना भी कर पाए, ना भी कथा में जा पाए या मंदिर में जा पाए, पर अंदर हमारे हृदय को तो कोई छीन नहीं सकता, हमारी इच्छा को तो कोई मार के या डांट के नहीं ले सकता, वो तो कोई नहीं छीन सकता। और वर्स केस में भगवान का नाम उससे जप करना तो कोई बंद नहीं करा सकता। दैट इज इनफ, दैट इज इनफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान को प्राप्त करने के लिए दैट इज इनफ। इंटेंस डिजायर टू अटेन द लॉर्ड, एक इंटेंस इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, दैट इज इनफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवत धाम जाने के लिए वो इनफ है। इसीलिए जो स्त्रियां ऐसा सोचती कि मेरा हस्बैंड ये, मुझे ये अनुकूल वातावरण नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, डोंट लैमेंट, शोकाग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में ही बैठे हैं। वो सब आपकी इच्छाओं को देख सकते हैं कि आप कितना भक्ति करने में प्रयत्नशील हो। भले इस जन्म में आपको नहीं मिल पाया, अगले जन्म में 100% भगवान आपको अनुकूल वातावरण देगा। इसीलिए, और क्या पता इसी जन्म में हो जाए, आप भगवान चाहे तो किसी का भी दिल परिवर्तन कर सकते हैं, तो हस्बैंड का भी कर सकते हैं। यू शुड प्रे, यू शुड हैव दैट इंटेंस प्रेयर फ्रॉम इनसाइड। और भी बहुत सारी चीजें टच कर सकती। एक पॉइंट था इन लोगों के लिए जो डिवोटीज, जो वाइफ डिवोटी और हस्बैंड डिवोटी नहीं, बट डोंट गेट इरिटेटेड, हर समय लैमेंट मत करते रहो, मुझे ये नहीं, मेरा हस्बैंड ये होता तो अच्छा रहता, मेरा हस्बैंड नहीं। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया कि ट्राई टू सी द पॉजिटिव पॉइंट्स इन द हस्बैंड। अगर आप बार बार अपने हस्बैंड से इरिटेट होते जाएंगे तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ हैवक इन द हाउस। घर में हमेशा हैवक सिचुएशन बनी रहेगी, दैट इज नॉट गुड। तो आगे चर्चा हम नल दमयंती की स्टोरी से बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। सो आई वांट टू कंक्लूड नाउ। और जो लोग भी उस ग्रुप में एड अप होना चाहते हैं, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो सोनाली मलिक से बात कर सकते हैं। आई कैन शेयर द नंबर। और सोनाली माता जी हरे कृष्णा, मैंने चैट सेक्शन में नंबर डाल दिया है माता जी, अगर कोई नहीं ज्वाइन होगा। जी माता जी, मैं कर दूंगी। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो सोनाली का नंबर सेव कर लीजिए, उसने फोन नंबर डाला है अपना, तो शी विल हेल्प यू आउट, वो हेल्प करेगी जुड़ने में। और कुछ भी समस्या है या कुछ भी आपको और भी कुछ प्रॉब्लम से मुझे मैसेज करके पूछना है, पर्सनली पूछना है, तो देयर माय नंबर इज आल्सो देयर। सोनाली कैन गिव माय नंबर टू यू, और उसके थ्रू अभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। मैं सभी नए लोगों को आज वेलकम करना चाहती हूँ। सोनिया और मुझे पता नहीं और कितने लोग नए जुड़े हैं इस ग्रुप में आज। तो मैं वेलकम करूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि आपके जीवन में, आपके विवाहित जीवन में, या तो आप विवाह करने के इच्छुक हैं उस जीवन में, अगर कुछ प्रभुपाद के ज्ञान या प्रभुपाद के उपदेशों कुछ बता सकूं, शास्त्रों में से कुछ बता सकूं, तो मैं अपने को सफल समझूंगी।
ठीक है, हरे कृष्णा। सो मैं कंक्लूड करती हूँ इस क्लास को अभी। हरे कृष्णा, नेक्स्ट सैटरडे वी विल डेफिनेटली मीट विद द सेम टॉपिक और हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।